विजय जी, आपका रचनाकार में स्वागत है। आपसे चंद सवालात हम पूछते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गज़ल लिखते हैं, इसके पीछे कोई विशिष्ट कारण? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं गज़ल और सिर्फ गज़ल लिखता हूँ। हाँ, मुख्यतः मैं जाना गज़ल के लिए जाता हूँ। मैंने अपने शुरुआती जीवन में, शुरुआती लेखन में गद्य भी लिखा, मैंने नई छंदमुक्त कविताएं भी लिखी, मैंने अनुवाद भी किए, मैंने अभी दोहे भी लिखे और नज़्में भी कही। तो ये तो ठीक नहीं है कि सिर्फ गज़ल कहता हूँ। हाँ, मेरा मुख्य माध्यम गज़ल जरूर रहा है और उसका कारण शायद ये रहा है कि मैंने जब अपनी अंतर्लय को तलाश कर रहा था तो करते करते जब गज़ल के शेर पे आकर रुका तो मुझे लगा कि ये मेरी अपनी अंतर्लय है, इसी रिदम के साथ में चलता हूँ और मुझे उस पर अपने आप को अभिव्यक्त करना आसान लगा। और मुझे लगा कि एक सशक्त अभिव्यक्ति जिस शिद्दत के साथ में कोई बात कहना चाहता हूँ वो शायद इसी फॉर्म में संभव हो पा रही है। इसलिए मैं गज़ल ज़्यादातर लिखता हूँ, ज़्यादातर कहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं और आवश्यकता होती है तो मैं उस फॉर्म में भी लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि क्या मतलब आपके विचार में गज़ल एक संपूर्ण और समर्थ विधा है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से किसी भी साहित्य की विधा की तरह ये पूरी तरह संपूर्ण और समर्थ है। बल्कि कई बार तो अभिव्यक्ति के लिए इससे ज़्यादा ताकतवर कोई विधा नहीं है। आपने कई बार इसको देखा होगा कि जब कोई अपनी बात को बल देना चाहता है, उसको ताकत के साथ कहना चाहता है, उससे कन्विंस कराना चाहता है किसी को, तो अपने भाषणों में भी आपने देखा होगा कि लोग गज़ल के शेर का सहारा लेते हैं और गज़ल के शेर ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कन्विंस करते हैं। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत सशक्त माध्यम है, बहुत समर्थ माध्यम है। तो क्या उर्दू गज़ल वाले भी आपकी इस राय से सहमत हैं पूरी तरह से? हाँ, अगर गज़ल के बारे में कुछ बात करें तो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो शेर जो ज़्यादातर पढ़े जा रहे हैं वो उर्दू गज़ल के शेर हैं। लेकिन जहाँ तक उर्दू और हिंदी के बीच कहीं कहीं असहमति की बात है तो वो ये हो सकता है कि उर्दू वाले ये शायद न माने कि हिंदी के लोग अच्छी गज़ल कह रहे हैं कि नहीं, या वो ये मान के चलें गज़ल कहने का हक केवल उर्दू वालों को ही है और हम लोग खामियां या जिसको ऐप कहते हैं गज़ल की भाषा में वो हमारे हिंदी वालों के पास ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा ही हम उनके लिए जब वो दोहा कहते हैं तो कहते हैं। कई बार उर्दू में बहुत अच्छे दोहे कहे जाते हैं, कई बार हिंदी में बहुत खराब गज़लें कही जाती हैं, इसी तरह हिंदी में बहुत अच्छी गज़लें भी कही जाती हैं। तो भाषा का ज़्यादा अंतर नहीं है। और वैसे मुझे तो उर्दू और हिंदी अलग भाषा समझ में ही नहीं आती। जिसका ग्रामर एक है, जिसका कर्ता एक है, जिसका क्रियापद एक है, उसमें भाषा का क्या अंतर है? केवल कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक भाषा में इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। और दूसरा अंतर स्क्रिप्ट का है। देवनागरी में कहा तो हिंदी हो गया, देवनागरी में लिखा तो हिंदी हो गया, और उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा तो उर्दू हो गया। उर्दू वैसे भी कोई अपने आप में स्वतंत्र भाषा नहीं है। जब तुर्की और फारसी सैनिक आए थे तो बाजार में जो भाषा बोलते थे वो उर्दू हो गई। तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हिंदी भी बोलचाल की भाषा है, उर्दू भी बोलचाल की भाषा है, एक ही भाषा है। हाँ, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि उर्दू और हिंदी के बीच का जो विवाद खड़ा किया जाता है वो अनावश्यक है, उसका मीनिंगलेस है, सीधी सी बात है। नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि हिंदी साहित्य का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें उर्दू में जो कुछ लिखा गया उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि केवल अंतर स्क्रिप्ट का केवल पर उसका उस कालखंड की प्रत्येक परिस्थिति का, उस घटनाक्रम के प्रत्येक परिणाम का प्रभाव हिंदी में भी देखने को मिलता है और उर्दू में जो कहा गया उसमें भी देखने को मिलता है। तो मैं तो मानता हूँ कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें उस दौरान हमें गालिब और मीर के शायरी के बारे में भी
सोचना चाहिए और उसको भी विचार में लेना चाहिए। कोई ज़्यादा अंतर नहीं सिवाय ज़्यादा का अंतर ही नहीं है सिवाय लिपि के। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि गज़ल किसी भी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हो सकती है, तो छंद मुक्त कविता के लोग भी छंद को ही अभिव्यक्ति में रुकावट मानते हैं। तो गज़ल में तो बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि काफिया है, उसके मतले हैं, मक्ते हैं, वज़न है, इस तरह की बातें, ढेर सारी पाबंदियां हैं। उनको एक सेट रूल के अंतर्गत लिखा जाता है। इसका शब्दकोश भी बहुत सीमित है। तो ये क्या हमारी बारीकतम अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में गज़ल कमज़ोर साबित नहीं होती? ये असल में साधने पर है, जिसको हम साधना कहते हैं। यदि हम साध लेते हैं, और जैसा मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी अंतर्लय के रूप में गज़ल मिली, तो मुझे बहुत साधना भी नहीं पड़ा उसको, क्योंकि जब कहते हैं लोग कि वो तो जो कहता है वो शेर हो जाता है, तो दरअसल ऐसा होता नहीं है। वो उसकी अंतर्लय है, वो उसी शब्द क्रम में कहता है। ये निश्चित रूप से सही है कि बहुत पाबंदियां हैं, लेकिन पाबंदियों के बीच में खेला नहीं जा सकता। बिना पाबंदी के तो कोई खेल भी नहीं होता है। आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप ग्राउंड को कहीं ना कहीं, उस मैदान को कहीं ना कहीं सीमित करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बॉल लेकर के अनंतिम तक चले जाएंगे। तो ऐसी पाबंदियों के बीच में लिखना असंभव है, ऐसा नहीं है। मेरा एक शेर है जो शायद मेरी बात को साबित कर सके। तो मैं कहता हूँ कि कहने वाले दो मित्रों में सारा किस्सा कहते हैं, कहने वाले दो मित्रों में सारा किस्सा कहते हैं, नाच नहीं जिनको आता वो आंगन टेढ़ा कहते हैं। तो अगर आप नहीं नाच सकते तो आंगन टेढ़ा कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिदम आपको अपनी बात कहने से रोकेगी। अच्छा, जहाँ तक सवाल शब्दकोश का है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि गज़ल के किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आप किस शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। दरअसल गज़ल में शब्द की ध्वनि के प्रभाव का बहुत महत्व है। वो उसकी ध्वन्यात्मकता का, उसका जो शब्दाघात है, उसका बहुत महत्व है। और इस दृष्टि से कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कानों को अप्रिय लगते हैं, उनको जैसे त है, इसको बचाया जाता है। कभी कुछ जो बहुत नाजुक शब्द हैं जो कानों को अच्छे लगते हैं, अक्षर ऐसे, उनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नुक्ते होते हैं या, तो इसलिए ऐसा महसूस करते हैं हम कि शब्दकोश सीमित है। लेकिन उर्दू में जैसे डॉक्टर बशीर बद्र आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये आसमानी जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे, ये बशीर साहब का शेर है। इसमें पुलोवर ऐसे आया पता ही नहीं चलता। मेरा एक शेर है कि नए वर्ष के बारे में है कि बदलते मौसमों का फिर यही तो सिलसिला होगा, नया होगा तो बस इतना कि कैलेंडर नया होगा। अब ये कैलेंडर बहुत आसानी से इसमें आया, तो इसे तो आप अंग्रेजी का सब समझ करके या किसी अन्य भाषा का समझ, या इसको गैर गजली समझ करके अगर इसको आप खारिज करना चाहेंगे तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। और इस तरह से धीरे धीरे गज़ल की भाषा, गज़ल का शब्दकोश निश्चित रूप से संपन्न हो रहा है, और ऐसे भी हो रहा है कि जिसमें उसकी गज़लियत बनी रहे। कई बार ये होता है कि ट को जैसे लेकर कहते हैं कि ट ढ ये अक्षर जो है गज़ल में नहीं आता जी। मेरा एक शेर है कि आओ देखें हमने अब तक किस किस को क्या क्या बांटा, हमने सिर्फ दुख दर्द बटाया या बस सन्नाटा बांटा। अब उसमें कई जगह ट आ गया, लेकिन शायद है कि वो उस शब्दाघात इस क्रम में आ गया है कि वो कानों को बुरा नहीं लग रहा। इस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं और भाषा को और शब्दकोश को संपन्न किया जा सकता है। और